हेलो माय डियर वंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हम सब पढ़े थे कि कंबशन होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया या कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कंबशन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है और कोई भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ न कुछ कंडीशन की आवश्यकता होती ही होती है। जैसा कि हम जाने कि फोटोसिंथेसिस, अगर कोई पौधा खाना बना रहा है तो वो पौधा कब खाना बनाएगा, किस कंडीशन में खाना बनाएगा, वो फिक्स है। आम हमेशा गर्मी के मौसम में और चावल हमेशा विंटर में। ये सब अलग अलग सीजन में ही क्यों होता है? क्योंकि चावल के पौधा को खाना बनाने का जो कंडीशन चाहिए वो अलग है, गेहूं का अलग है ना, आम का अलग है। यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। और चूंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो इसको होने के लिए भी अपना अपना कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए, प्रॉपर कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पर भी चूंकि कंबशन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, दैट्स वाई कंबशन को भी कुछ न कुछ प्रॉपर कंडीशन क्राइटेरिया चाहिए कि उस कंडीशन में ही कंबशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम पिछले क्लास में जाने थे कि कंबशन होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, जलने वाला होना चाहिए यानी प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा, जलाने वाला होना चाहिए यानी कि सपोर्टर ऑफ कंबशन, जिसमें हम जाने कि सबसे अच्छा सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन होता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंबशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब। और तीसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर है, अगर किसी सबस्टांस को उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कहने का मतलब है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो सबस्टांस बर्निंग करना स्टार्ट करता है, अगर वो टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो कम्बशन करेगा, और अगर नहीं मिलता है तो कम्बशन नहीं करेगा। अगर इन तीनों कंडीशन में, यानी कहने का मतलब है जलने वाला, जलाने वाला यानी प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी ऑक्सीजन, और तीसरा प्रॉपर कंडीशन दैट इज इग्निशन टेम्परेचर, अगर ये तीनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन ना हो तो कंबशन नहीं होगा। तो इसी चैप्टर में अगर मान लिया जाए कि कहीं हमको यही जानना है कि कंबशन, ठीक है, कंबशन सही चीज है, कंबशन होता है तो हम खाना पका पाते हैं, कंबशन होता है तो हम जाड़ा में हाथ सेक पाते हैं, कंबशन होता है तो पहले के जमाना में उसके मदद से गाड़ी चलता था, अभी बहुत सारा जगह वो गाड़ी चलता ही होगा। कंबशन हो रहा है तभी हमारा मोटरसाइकिल चल रहा है, कंबशन हो रहा है तो ही बहुत सारा मशीन काम कर रहा है, कंबशन हो रहा है तो ही हमारा जो भी चिमनी है ईटा ये सब बनाने का वो काम कर रहा है। तो माना कि कंबशन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कंबशन हमेशा सही होगा? क्या कंबशन को हमेशा होते रहना, होते देने रहना, क्या यह हमेशा सही होगा? तो नहीं। सपोज कीजिए कि आपके घर में आग लग जाए, तो क्या तब भी आप चाहेंगे कि हम कंबशन को कंटिन्यू करें? क्या उस समय भी आप यही बोलेंगे कि कम्बसन जो है अच्छा है? नहीं। यानी कम्बसन कहने का मतलब है कि कम्बसन अच्छा भी है और बुरा भी है। इस बात पे निर्भर करता है कि कम्बसन किस कंडीशन में हो रहा है और किस लिए हो रहा है। अगर खाना पकाने के लिए हो रहा है तो कम्बसन हमारे लिए सही है। लेकिन अगर वही कम्बसन हमारे घर को आग लगा देता है, वही कम्बसन हमारे घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा कर देता है ना, वही कम्बसन की वजह से अगर बिजली के तार में आग लग जाता है, तो वो कम्बसन हमारे लिए हानिकारक है। और ज़रूरी यह है कि हम उस कम्बसन को रोके, स्टॉप करें। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि हम फायर को यानी बर्निंग को यानी कम्बसन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले जाने कि कम्बसन होने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा है क्या सपोर्टर ऑफ कंबशन, और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन अगर हम हटा दिए, तो कंबशन गारंटेड है कि नहीं होगा। तो सपोज कीजिए कि जलने वाला चीज हम उसी को हटा दी तो भी कंबशन नहीं होगा। या हम क्या करें कि ऑक्सीजन का कंटेक्ट ही काट दिए। यही कारण है कि जब कंबशन होता है या किसी चीज में आग लग गया तो उसके ऊपर कपड़ा रख दिया जाता है, या धूल
छिड़क दिया जाता है या फिर हम सिलेंडर जो होता है आग बुझाने वाला उसको स्प्रे किया जाता है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि जो भी जलने वाला है उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। अगर मिट्टी छिड़का गया तो जलने वाला के चारों तरफ एक लेयर बना लिया, पानी छिड़का गया तो वो भी वाटर वेपर का एक लेयर बना लेता है या सिलेंडर से वो स्प्रे किया गया जो भी CO2 होता है तो वो भी वही काम करता है। वो जलने वाला जो भी चीज़ है जैसे कोयला है या कोई भी चीज़ जलने वाला है उसके चारों तरफ एक लेयर बना देगा। और वो लेयर क्या करता है ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट काट देता है, जिसके कारण फर्दर कंबशन नहीं हो पाता है और कंबशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो दूसरा तरीका है कि हम सपोर्टर ऑफ कंबशन को के सप्लाई को कट कर दें। और तीसरा तरीका क्या है कि हम इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दें। अब इग्निशन टेम्परेचर को कैसे कम कर सकते हैं? तो सपोज कीजिए कि कोई लकड़ी है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेता है ना? अब मान लो कि हमारा घर में वो लकड़ी जो है ढेर सारा था और हमारे घर में आग लग गया, ठीक है? अब हमको आग को रोकना है, तो हम क्या करेंगे कि वो लकड़ी पे पानी छिड़क देंगे, तो पानी छिड़कने से होगा क्या कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर 100 था, वो बढ़ जाएगा, 100 से 200 हो जाएगा, है ना? जिसके कारण होगा क्या कि हम उस टेम्परेचर तक रीच कर ही नहीं पाएँगे, है ना? यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लकड़ी जल रहा था, पानी छिड़कने के बाद अब उसको जलने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना? और हो सकता है कि उतना टेम्परेचर उसको मिल ही नहीं पाए, तो कंबसन वहीं पे रुक जाएगा। तो कंबसन रोकने के लिए 3 तरीका है, पहला है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव कर दे, दूसरा है कि सपोर्टर ऑफ कंबशन के सप्लाई को कट कर दे, जैसे कि कपड़ा लपेट कर या मिट्टी छिड़क कर या सिलेंडर वाला जो भी होता है वो सब काम करके। और तीसरा है कि इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाकर यानी कि टेम्परेचर को अगर आप किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जैसे लकड़ी पे पानी छिड़क के अगर उसके टेम्परेचर को कम किए, तो बेसिकली उसका आप इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिए। क्योंकि अब उसको जलाने के लिए हमको पहले तो पानी को इवेपोरेट करना पड़ेगा और दूसरा तब जाके लकड़ी को जलाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि उसको जलाने के लिए अब हमको हाई टेम्परेचर चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उसको जलाने के लिए जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा, जहाँ पर कि वो जलना चालू करे वो काफ़ी हाई होगा यानी इग्निशन टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी आपके पानी छिड़कने की वजह से उस लकड़ी का टेम्परेचर तो कमेगा, है ना? लेकिन उसका इग्निशन टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा जिसके कारण कंबशन आसानी से नहीं हो पाएगा या जो कंबशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से ये सब करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला बोल रहा है कि फायर इज़ जनरली एक्सटिंग्विश्ड बाय फॉलोइंग मेथड। बोल रहा है कि आग को बुझाने के लिए हम फॉलोइंग तरीका अपनाते हैं, जो भी तरीका नीचे दिया गया है ना? हम वो सब फॉलो करते हैं। तो देखते हैं पहला बोल रहा है बाय स्प्रेइंग वाटर यानी पानी को स्प्रे करने से हम आग को बुझा देते हैं यानी कंबशन को रोक देते हैं। तो पानी छिड़कने से क्या होता है? तो पानी छिड़कने से होता क्या है? इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पानी छिड़कने से क्या होता है कि उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कम जाता है। अब टेम्परेचर कम होने से क्या हुआ कि वो टेम्परेचर वो जो सब्सटेंस था जिस इग्निशन टेम्परेचर पे यानी जो लोएस्ट टेम्परेचर उसको चाहिए था जलने के लिए, अब उसको मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, तो वो जलेगा ही नहीं। एज़ अ रिजल्ट द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड और इसके वजह से जो आग होगा वो बुझ जाएगा। तो पानी स्प्रे करने से पहला तो होता है कि आपका जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कम जाएगा और अगर टेम्परेचर कम रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, जो यानी जो लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर पे वो जल सकता है, वो उसको नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से आग बुझ जाएगा। ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड है ना? दूसरा क्या होता है कि पानी स्प्रे करने से क्या होता है कि जब हम किसी भी जलता हुआ चीज़ पे पानी स्प्रे करते हैं, तो उसके चारों तरफ वाटर वेपर का एक लेयर बन जाता है। अगर सपोज़ करें कि ये कोयला है ना? ये एक सपोज़ करें कि ये एक कोल है और इसके चारों तरफ अगर हम पानी का छिड़काव कर देते हैं, तो पानी क्या करेगा कि इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा और इस लेयर बनाने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना? ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा और आपका जो कंबसन है, वो
रुक जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ये चाहेगा कि ऑक्सीजन जो है कोयला के साथ मिल के और जलाने का काम करे, लेकिन वाटर वेपर बोलेगा कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, और इसको रोक लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा और कंबशन होगा नहीं। तो पानी स्प्रे करने से दो चीज होता है। पहला, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो रहता है वो उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि जो बॉडी है यानी जो जलने वाला सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कम जाता है, जिसके कारण इग्निशन टेम्परेचर तक वो रीच ही नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या है कि पानी स्प्रे करने से उस सब्सटेंस के चारों तरफ एक वाटर वेपर का लेयर बन जाता है, और उस वाटर वेपर के लेयर की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है और कंबशन नहीं हो पाता। दूसरा, हम जानते हैं कि बाई स्प्रे, अगला है कि हम किस प्रकार से कंबशन को रोकते हैं। तो अगला बोल रहा है कि बाई स्प्रेइंग हाईली वोलेटाइल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। अब देखिए, जो घर में या फिर ऑटो में या फिर बड़ा बड़ा ऑफिस में, स्कूल्स में, आप देखते होंगे कि आग को बुझाने के लिए एक स्पेशल सिलेंडर होता है ना। तो वो सिलेंडर में बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का बॉक्स होगा या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉक्स होगा, है ना, चाहे आपका इसका बॉक्स होगा CO2 का या फिर CCl4 का बॉक्स होगा। तो ये भी वही काम करता है जो पानी करता है ना। ये भी वही काम करता है। ये भी क्या करेगा कि पानी के चारों तरफ, ये भी क्या करेगा कि जलने वाला जो सब्सटेंस है, जैसे कि फिर से अगेन हम कोयला लेते हैं, है ना, उसके चारों तरफ ये भी क्या करेगा कि एक लेयर बना लेगा, और इस लेयर बनाने की वजह से, है ना, इसके चारों तरफ क्या करेगा, अगर हम इसके चारों तरफ सिलेंडर से हम स्प्रे करते हैं तो इसके चारों तरफ CO2 का या CCl4 का एक लेयर बैठ जाएगा, और ये लेयर जो है ऑक्सीजन के कंटेक्ट को काट देगा, ऑक्सीजन को नहीं आने देगा, जिसके कारण कंबशन स्टॉप। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम पानी से ऑक्सीजन, पानी स्प्रे करके ऑक्सीजन का कंटेक्ट काट ही सकते हैं, तो फिर ये वो सिलेंडर रखने का एगो झमेला, इतना पैसा खर्चा करने का जरूरी क्या है ना। इतना बेकार में मेहनत का क्या है कि भाई सिलेंडर खरीदिए। अब सिलेंडर का यूज भी कई बार नहीं होता, यूज होने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है, तो पैसा का भी बर्बाद दिए, तो डायरेक्टली पानी से भी तो कर सकते हैं। तो इसका कारण यह है कि पानी जो है थोड़ा देरी से भाप में चेंज होता है, यानी वाटर को वाटर वेपर में चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि इसको 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तभी ये चेंज हो पाएगा। लेकिन जो आपका CO2 है ना, या फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब, ये जो CO2 है, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है। हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कम टेम्परेचर पे काफी जल्दी वेपर में चेंज हो जाए। तो ये सब पानी के अपेक्षा काफी जल्दी वेपर में चेंज हो सकता है, और आसानी से कम्बस्टिबल सब्सटेंस के चारों तरफ एक लेयर बना सकता है, और वो लेयर ऑक्सीजन के फर्दर सप्लाई को काट सकता है, जिसके कारण कंबसन बहुत जल्दी स्टॉप हो सकता है। तो पानी के केस में भी स्टॉप होगा, लेकिन पानी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पानी उतना वोलेटाइल नहीं है, पानी को भाप बनने में टाइम लगता है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब तुरंत भर में जैसे ही हम छिड़केंगे वैसे ही भाप में चेंज हो जाएगा, वैसे ही लेयर बना लेगा, और वैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंटेक्ट काट देगा, और वैसे ही कंबशन रुक जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर पानी छिड़केंगे तो पता चला कि जब तक वो भाप में चेंज हो जाएगा होगा, है ना, तब तक हमारा सारा का सारा चीज ही खाक हो जाएगा। जब तक होगा पानी में पानी चेंज होगा, जब तक भाप में, तब तक जितना भी चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा खाक में। ठीक है, तो इस वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सिलेंडर इसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि जल्दी से कंबशन रुक जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर कि अगला है फोमाइट फायर एक्सटिंग्विशर। Here the supply of air is cut off by forming a light fire proof layer of foam around the burning material। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे हवा के सप्लाई को काटने के लिए एक हल्का, है ना, हल्का 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 फायर प्रूफ लेयर ऑफ फोम, यानी कि कपड़ा का एक फायर प्रूफ लेयर और हल्का लेयर, है ना, हल्का कपड़ा जलने वाले सब्सटेंस के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, और ये भी वही काम करता है, दैट इज ऑक्सीजन के कंटेक्ट को काट देता है और कंबसन स्टॉप हो जाता है। यहाँ हम जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे बहुत कम ही एग्जाम्पल है जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस के रिमूवल पे, मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाने की बात कर रहा है, या इग्निशन टेम्परेचर को कम करने की बात कर रहा है, बहुत कम ही है ना। जैसे पानी छिड़के, तो पानी छिड़कने की वजह से आपका इग्निशन टेम्परेचर कम है ना, लेकिन यहाँ पे जितना भी हम आग को बुझाने का तरीका देख रहे हैं उसमें मेन यही है कि भैया ऑक्सीजन के कंटेक्ट को काट दीजिए, है ना।
तो फिर हम केवल यही क्यों करते हैं, हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस को भी हटा सकते हैं। हम इग्निशन टेम्परेचर यानी बॉडी के टेम्परेचर को भी कम कर सकते हैं, केवल यही काहे करते हैं भाई, यही मेनली काहे करते हैं, ऐसा इस वजह से क्योंकि इसको करना आसान है। अगर मान लो कि कोई बड़ा इंडस्ट्री है और वहाँ पूरा कम्बस्टिबल मतलब कि ऐसा सब्सटेंस है जो कि जलने वाला है ना, और वहाँ बाई चांस जो है आग लग जाता है, और वहाँ हम यह सोचे कि भाई जितना भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसको हटा के हम आग को बुझा देंगे। तो जब तक हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस को हटाएंगे नहीं, तब तक कि मेरा पूरा इंडस्ट्री ही जो है खाक में बदल जाएगा, खाक में चेंज हो जाएगा, पूरा जल के राख हो जाएगा। तो यहाँ पे कम्बस्टिबल सब्सटेंस को हटाने में ज्यादा टाइम लगता है। हम माना कि हम हटा के आग को बुझा सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। और रहा बात टेम्परेचर को कम करने का, तो टेम्परेचर को कम करने में भी टाइम लगता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी और काफ़ी ज़्यादा ये सब रिक्वायरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन का सप्लाई कट करने वाला जो चीज़ है, ये जो बात है, ये काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी किया जा सकता है। जैसे विद द हेल्प ऑफ CO2 सिलेंडर और कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलेंडर, है ना, आसानी से कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसका इस्तेमाल कंबशन को रोकने के लिए होता है। ठीक है, तो कंबशन अच्छा तो है, लेकिन जब यही कंबशन हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। जैसे आप लोग जानते होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन काफ़ी अच्छा होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन अगर होता है तो उसकी वजह से हम मतलब कि अगर हम 1 ग्राम अगर यूरेनियम जलाते हैं, तो पूरा साल हम चाहें तो बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में इतना पावर होता है। लेकिन अगर वही न्यूक्लियर रिएक्शन अगर अनकंट्रोल वे में होने लगे, तो हमारा पूरा दुनिया का विनाश कर सकता है। तो हर एक चीज़ अच्छा है, हर एक चीज़ बढ़िया है, लेकिन कितना मात्रा में और किस स्थिति में होती है, इस बात पे निर्भर करता है उसकी उपयोगिता। तो जब कम्बशन ऐसे गड़बड़ होने लगे, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको रोकें, और उसको रोकने का तरीका ही हम जान रहे हैं। तो अगला तरीका है, अगला हो गया, ठीक है, तो और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गया है कि अगर आपका आग बिजली की वजह से लगता है, तो उसको बुझाने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें, कभी भी तेल का इस्तेमाल ना करें। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए बिजली में आग लगे तो? क्योंकि पानी बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप पानी से आग बुझाने का काम करते हैं, तो जो लोग भी पानी के कांटेक्ट में आएगा, सामान तो पहले जलेगा, बाद में जलेगा। पहले जो आदमी के कांटेक्ट में वो पानी आएगा, वही जल के राख हो जाएगा। तो पानी से नहीं करना। दूसरा, अगर तेल में आग लगे तो भी पानी से बुझाने का प्रयास नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। अगर मान लो कि तेल में आग लगा है और हम पानी से बुझाने का काम करते हैं, तो पानी अंदर बैठ जाएगा और तेल ऊपर छल आएगा। तेल में तो आग लगा हुआ है, तो तेल ऊपर में छल आया हुआ है, उसके ऊपर आग लगा हुआ है। और पानी नीचे, यानी सबसे नीचे पानी, उसके ऊपर तेल और उसके ऊपर आग। तो आग कभी बुझेगा ही नहीं। तो वो आग और पानी की सहायता से फैलेगा। हम तो सोचेंगे भाई पानी से हम आग को बुझा देंगे, लेकिन बुझाने की जगह ये और फैल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आता है कि if if burning or combustion occur by electricity or due to electricity, then why water should be not used? Or if combustion or burning occur in oil, then why water is not used? तो ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे मिस हो गया है, तो इसको नोट कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कम्बसन का टाइप जी। कम्बसन का टाइप तो हम बोल चुके हैं कि कम्बसन दो प्रकार का होता है। पहला एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी में आपका कम्बशन आता है। और कम्बशन को भी हम कई टाइप में हम बांटे थे। जैसे रैपिड कम्बशन, है ना, और बांटे थे क्या भाई, रैपिड कम्बशन, और दूसरा क्या था, एक्सप्लोजन, है ना। तो ये सब हम जाने थे। अब यहाँ पर ये टाइप ऑफ कम्बशन की बात क्या हो रही है, वहां पे तो जाने थे कि कम्बशन दो प्रकार का होता है। कम्बशन इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड कम्बशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। पहला है कि वो कम्बशन जिसमें केवल हीट का प्रोडक्शन हो, तो वैसे कम्बशन को हम सिंपली कम्बशन कहते हैं। दूसरा कम्बशन ऐसा होता है जिसमें हीट प्लस लाइट दोनों का प्रोडक्शन होता है, तो वैसे कम्बशन को स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम रैपिड कम्बशन कहते हैं। और एक ऐसा कम्बशन है जिसमें कि हीट प्लस साउंड का प्रोडक्शन होता है, तो इसका स्पेशल नाम दिया गया है एक्सप्लोजन। यानी हीट जो है तीनों में कॉमन होगा। अगर किसी में हीट प्लस लाइट हो गया तो रैपिड कम्बशन, और अगर साउंड हो गया तो एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर
पर क्या है। तो देखिए वहां पे था क्या, वहां पे था कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है इसके बेसिस पे। यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड वगैरह का भी चर्चा करेंगे। तो देखिए हर एक चीज का काफी सारा डिवीजन होता है, बट डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में आप डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक क्लासरूम है, तो एक क्लासरूम में बच्चों का क्लासिफिकेशन कई तरह से हो सकता है। पहला क्लासिफिकेशन हो सकता है कि लड़का अलग हो जाएगा, लड़की अलग हो जाएगी। दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है कि भाई मोटा बच्चा अलग हो जाओ, पतला बच्चा अलग हो जाओ, या हो सकता है कि बौना बच्चा अलग हो जाओ, लंबा बच्चा अलग हो जाओ, या हो सकता है कि 20 रोल नंबर के नीचे वाला अलग हो जाओ और 20 रोल नंबर से ऊपर वाला अलग हो जाओ, या ये हो सकता है कि लाला जी अलग हो जाओ, पंडित जी अलग हो जाओ, या हिंदू अलग हो जाओ, या मुस्लिम अलग हो जाओ, या गोरा अलग हो जाओ, या काला अलग हो जाओ। है ना, बहुत सारा चीज का अंतर, या 18 साल वाले अलग हो जाए, 18 साल के नीचे वाले अलग हो जाए। तो ये सारा कुछ है ना क्लासिफिकेशन ही कर रहा है, बट इन सब का कंटेक्स्ट यानी पैरामीटर अलग है। कोई पैरामीटर बोलता है गोरा काला का, कोई पैरामीटर है हाइट का, कोई पैरामीटर है जेंडर का, कोई पैरामीटर है कुछ का। है ना, तो उसी कंटेक्स्ट में हम कंबशन का भी अलग अलग टाइप जाते हैं। तो यहाँ पे कंबशन का टाइप है, पहला रैपिड कंबशन, और दूसरा क्या है, और इसी का दूसरा नाम है बर्निंग। तो जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि ये वो कंबशन है जहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होता है और लाइट भी, यानी द कंबशन इन विच इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम, काफी कम टाइम में होता है, टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रैपिड कंबशन या बर्निंग। जैसे C+O2 रैपिड कंबशन हो रहा है, तो CO2 प्लस हीट प्लस लाइट दोनों हो रहा है। अगला है स्लो कंबशन, या इसी का दूसरा नाम है स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ये बोलता है द कंबशन इन विच नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड इज कॉल्ड स्लो कंबशन या स्पॉन्टेनियस कंबशन। यानी ये वो कंबशन है जिसमें कि कोई लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता है और सब्सटेंस का टेम्परेचर लगभग कुछ भी चेंज नहीं होता है। ऐसे कंबशन को स्लो कंबशन या स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम रिस्पायरेशन करते हैं, तो क्या रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या देखते हैं हमारे शरीर से लाइट निकलता है? नहीं। हाँ, हीट निकलता है, लेकिन क्या रिस्पायरेशन करने की वजह से क्या हमारे बॉडी टेम्परेचर में उतना कोई चेंजिंग आ जाता है? अगर ऐसा होता है तो ह्यूमन टेम्परेचर कभी फिक्स होता ही नहीं, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है ना। वो बात अलग है कि कभी कभी हम लोग को बुखार हो जाता है या तबीयत खराब हो जाता है, तो टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल बात किया जाए तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हमेशा फिक्स है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कहने का मतलब है हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहा है। अगर रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता तो हमारा 37 फिक्स नहीं होता। अगर हमारा 37 फिक्स है, दैट मीन्स टू से दैट कि रेस्पिरेशन की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एंड वी नो दैट रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ कंबशन, और रेस्पिरेशन चूंकि एक कंबशन है और ऐसा कंबशन है जिसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट अनचेंज होता है यानी चेंज नहीं करता है, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ हट रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ स्लो कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। है ना, तो रेस्पिरेशन एक प्रकार का स्लो कंबशन है या कह लें स्पॉन्टेनियस कंबशन है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला बोला गया है क्या, जैसे देखिए डाइजेशन ऑफ फूड है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, ये सब सारा कुछ ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फास्फोरस एट रूम टेम्परेचर, ये सारा कुछ क्या है, तो ये सारा कुछ स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्लो कंबशन है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर में कोई बदलाव उतना ज्यादा नहीं होता है। अगला हम जानते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो यहाँ पे बोल रहा था कंबशन विच टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन। यानी ये वो कंबशन है जहाँ जो कि ऑक्सीजन के कमी में होता है ना। देखिए अब कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, सपोर्ट ऑफ कंबशन। अब अगर मान लिया जाए ऑक्सीजन का मात्रा पर्याप्त भरपूर है ना, तो वो तो आपका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, वो सब्सटेंस एकदम मस्त तरीका से एकदम बढ़िया तरीका से जल जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का इनसफिशियंट सप्लाई है, तो वो जो सब्सटेंस है वो प्रॉपरली जल नहीं पाएगा, वो प्रॉपरली कंबशन नहीं कर पाएगा, और वैसे कंबशन को हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। यानी द कंबशन विच टेक्स प्लेस इन इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या एयर, है ना, यानी वो कंबशन जिसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी इनसफिशियंट हो या कम हो, है ना, उतना नहीं हो जितना होना चाहिए, पर्याप्त नहीं हो, तो वैसे केस में कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, सब्सटेंस आधा अधूरा ही जल पाता है, और ऐसे कंबशन को हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। और याद रखें कि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जैसे कोयला है, हम कार्बन लिए, कार्बन में यानी कहने का मतलब है कोयला भी ले सकते हैं, पेट्रोल भी ले सकते हैं, और जब इसका ऑक्सीजन के इनसफिशियंट सप्लाई में, यहाँ पे लिखना छूट गया है ना, कि ऑक्सीजन के क्या है इनसफिशियंट सप्लाई, यानी ऑक्सीजन का कम सप्लाई में जब हम इसका कंबशन करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, प्लस हीट प्लस,
और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना डेंजरस है कि अगर आपके ब्लड में ये मिल जाता है तो आपके होमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ये कार्बोक्सी हेमोग्लो ये सॉरी कार्बोक्सी इसका नाम क्या था, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कर नहीं, कार्ब एमिनो होमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस फॉर्म फॉर्म कर देता है। ये जो कार्ब एमिनो होमोग्लोबिन है, ये बेसिकली आपके दिमाग पे ही अटैक करता है, जिसके कारण आपको बेहोशी हो सकता है। और अगर काफी ज्यादा मात्रा में हो गया तो आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि लोग शादी ब्याह में जाते हैं और एक ही जगह में एक ही पैक रूम में रुकते हैं, और रात में जब काफी ज्यादा मच्छर वच्छर काटता है तो कोयल हो गया, ये सब जो भी है जला वला के सोते हैं, है ना। लेकिन चूंकि रूम पैक है, ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पा रहा है, लोगों की संख्या ज्यादा है, तो लोगों का संख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा रेस्पिरेशन उस रूम में होगा, यानी जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का यूज ज्यादा होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है आदमी, है ना, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो इसकी वजह से कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाएगा। पहला तो रूम पहला तो रूम आपका क्लोज है। दूसरा, लोगों का संख्या ज्यादा है, तो वैसे भी ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे कम होगा। और तीसरा, कि यहाँ पे कम्बशन हो रहा है, तो कम्बशन को होने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, है ना, उतना नहीं मिल पाएगा, ड्यू टू यहाँ पे रूम पैक है और लोगों का संख्या ज्यादा, जिसके कारण रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है और जिसके कारण ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो कम्बशन होने के लिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। और इनकम्प्लीट कम्बशन होने की वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और जो भी लोग सोए हुए हैं वो सांस के रूप में ऑक्सीजन के जगह जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेंगे। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनके ब्लड में होमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्ब एमिनो होमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो कार्ब एमिनो होमोग्लोबिन है, ये डायरेक्टली ब्रेन पे अटैक अटैक करेगा, जिसके कारण उन लोगों को बेहोशी होगा, दत्ती लग सकता है, और फाइनली ज्यादा अगर देर हुआ तो मृत्यु भी हो सकता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो डेडली पॉइजनस गैस है ना, ये काफी ज्यादा पॉइजनस गैस होता है ना। एंड उसके साथ साथ इनकम्प्लीट कम्बशन इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड हजार्डस, है ना। ये जो इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, इसके कारण हमारा जो कोल है, पेट्रोल है, ये भी बढ़िया से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, ये भी पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा। तो इसका भी वेस्टेज है, यानी कि हमारा जो मटेरियल है उसका भी वेस्टेज है। और दूसरा, उसके साथ साथ हजार्डस सब्सटेंस का प्रोडक्शन भी हो रहा है ना। तो ये भी डेडली है, दोनों तरह से ये खराब है। तो इनकम्प्लीट कमीशन हर मूल्य पे सही है। यही कारण है कि जो भी बाइक पुराना हो जाता है, सरकार आज उसको बोलता है कि उसको बदलिए। क्यों बोलता है? क्योंकि जो आपका पुराना बाइक है उसका इंजन इतना ना खराब हो जाता है कि वहां पे कंप्लीट कम्बशन नहीं हो पाता। यही कारण है कि पुराना गाड़ी उतना अच्छा माइलेज नहीं देता है, क्योंकि पेट्रोल बढ़िया से जल ही नहीं पाता। और दूसरी बात यह है कि यही कारण है कि पुराना गाड़ी काफी ज्यादा धुइयां देता है, और धुइयां कुछ और नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। और वही अगर काफी ज्यादा इनहेल कर दिया जाए तो वो डेडली पॉइजनस हो सकता है, और हमें हमारे लिए फेटल हो सकता है, यानी हमें डेथ काउज कर सकता है। तो सावधान रहे। तो अगला है इनकम्प्लीट कम्बशन। अगला बोल रहा था कम्बशन व्हिच टेक्स प्लेस इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंप्लीट कम्बशन, यानी वो कम्बशन जो कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा। तो अगर ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा है तो कम्बशन भी भरपूर होगा, और ऐसे कम्बशन को कंप्लीट कम्बशन कहते हैं। और ऐसे कम्बशन में जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से कम्बस्ट करते हैं, यानी पूरी तरीके से चलते हैं, है ना, और हीट भी निकालते हैं और लाइट भी निकालते हैं, और यहाँ पे सब्सटेंस का कोई भी वेस्टेज नहीं होता। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता था, लेकिन कंप्लीट कम्बशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उतना पॉइजनस नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे दर्शाया गया है, देखिए कि कम्बशन दो प्रकार का, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कम्बशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जो कि पॉइजनस नहीं है, और यहाँ पे सब्सटेंस भी बढ़िया से जलेगा, यानी फ्यूल का भी वेस्टेज नहीं होगा। और वही इनकम्प्लीट कम्बशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो फ्यूल है आपका उसका ही वेस्टेज होगा। तो इनकम्प्लीट कम्बशन हर मूल्य पे सही नहीं। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर में जाने थे कि ये जो कंबशन है, ये कंबशन में हीट का प्रोडक्शन होता है। यानी कंबशन क्या है? तो कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म हीट एनर्जी, है ना।
क्या बनाने के लिए भाई? तो हीट एनर्जी बनाने के लिए। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कंबशन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कंबशन है, इसमें हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन हीट के साथ कभी कभी लाइट भी हो सकता है, कभी कभी साउंड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे हीट के साथ लाइट वाला चीज जानेंगे, यानी बर्निंग का बात करेंगे, यानी रैपिड कंबशन का बात करेंगे। तो जहां पर भी रैपिड कंबशन होगा, या कहें जहां पर भी बर्निंग होगा, वहां पे कंबशन में, यानी वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीट प्रोड्यूस करता है ना, उस केस में यानी कंबशन में हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रैपिड कंबशन या बर्निंग का, जिसमें कि कंबशन के साथ हीट प्लस लाइट, यानी हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो लाइट है, ये फ्लेम के रूप में प्रोड्यूस होता है ना, फ्लेम के रूप में। तो फ्लेम क्या है? तो अ फ्लेम इज द शाइनिंग जोन इन विच अ combustible gaseous material undergoes combustion producing heat and light। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लेम एक शाइनिंग जोन है, जिसमें कि एक combustible gaseous material undergoes combustion producing heat and light, जहाँ की एक combustible gaseous material combustion करता है और heat और light का प्रोडक्शन करता है ना। और अगर वो लाइट का जो एक जोन जोन बना हुआ है ना, एक पार्टिकुलर एरिया बना हुआ है, इस प्रकार से जैसे मोमबत्ती जलता है तो एक पार्टिकुलर एरिया बना हुआ था, जोन बना हुआ होता है ना। तो जो शाइनिंग जोन है, उसी जोन को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं, है ना। यानी मोमबत्ती में जो आपको जलता हुआ एक शाइनिंग जोन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि फ्लेम जब भी बनेगा, तो हमेशा गैसियस फ्यूल्स के जलने के वजह से ही बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है ऑल गैसियस कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स विद फ्लेम। जितना भी गैसियस सब्सटेंस है, वो फ्लेम के साथ ही बर्न होता है। जैसे अगर आप कभी पेट्रोल में या डीजल में आग लगता हुआ देखे हो, या खुद लगाए हो, या मोबाइल पे देखे हो, या कहीं भी देखे हो, तो आप जब भी देखे हो तो ये जरूर गौर किए होंगे कि ये हमेशा फ्लेम के साथ, यानी हमेशा एक शाइनिंग जोन के साथ जलता है। तो सवाल ये है कि ठीक है, गैसियस सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि सीएनजी, एलपीजी, जो कि मम्मी घर में इस्तेमाल करती है किचन में, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और गैस जो है फ्लेम के साथ जलता है, यानी हमारे जो किचन में जो जल रहा है वो बिल्कुल सही है, गैसियस फ्यूल है। हम ये देख सकते हैं, यानी गैसियस फ्यूल फ्यूल जो है फ्लेम के साथ जलता है, ये हम अपने किचन में देख सकते हैं एलपीजी को देखकर। ठीक है। तो मेरा सवाल है कि अभी जो हम केरोसिन का बात किए, वो कैसे फ्लेम के साथ जलता है? वो तो लिक्विड है। तो होता क्या है कि ये जो केरोसिन है, जो कि लिक्विड है, ये पहले वेपर में चेंज होता है। ये जो केरोसिन है, सबसे पहले आपका वेपर में चेंज होगा, है ना, यानी गैस में चेंज होगा। और ये गैस बर्न होता है फ्लेम के साथ। ठीक है। तो जब आप मान लो कि कटोरी में आप केरोसिन रखते हो, तो ये जो केरोसिन है सबसे पहले गैस में, या कहें वेपर में कन्वर्ट होगा, एंड देन आफ्टर ये वेपर या गैस जलना चालू करेगा। और जब ये जलेगा तो फ्लेम के साथ जलेगा। तो हमको लगता है कि केरोसिन अपने लिक्विड फॉर्म में फ्लेम के साथ जल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। केरोसिन सबसे पहले गैस में कन्वर्ट हुआ, और ये जो गैस है ना, यानी ये जो केरोसिन का वेपर फॉर्म है, वो फ्लेम के रूप में जल रहा है, वो फ्लेम लेकर जल रहा है, यानी शाइनिंग जोन के साथ जल रहा है। ठीक है। अब अगला जानना है, बोल रहा है कि the actual color of the flame depends upon the chemical nature of the combustible substance। अब देखिए फ्लेम का कौन सा कलर होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जो जलने वाला सब्सटेंस है, उसका केमिकल नेचर क्या है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का बॉन्ड कैसा है ना, बेसिकली उसके अंदरूनी चीज पे निर्भर करेगा। जैसे सोडियम को जब भी हम जलाते हैं ना, तो हमेशा वो पीला कलर का जलेगा, है ना, हमेशा येलो कलर देगा। या कोई और भी चीज है, जैसे NO2 का फॉर्मेशन होता है गैस का, तो शायद वो भी जलने के कारण होता है कि क्या कुछ भी होता है, हमको श्योर नहीं है। वो हमेशा ब्राउन कलर का होगा। यानी कहने का मतलब है कि फ्लेम का भी अपना अपना कुछ कलर होता है। एलपीजी जब भी जलता होगा तो देखते होंगे पूरा ज्यादा ब्लू होता होगा, थोड़ा कम ही येलो वेलो जो भी होता होगा। मोमबत्ती को जलाइएगा तो हल्का फुल्का ब्लू रहेगा, ज्यादा पीला रहेगा। तो फ्लेम का कौन सा कलर होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का केमिकल नेचर क्या होगा। और फ्लेम का क्या शेप होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि जो बर्नर है, यानी जिस एपरेटस में आप बर्निंग कर रहे हैं, उसका शेप कैसा है। जैसे अगर आप मोमबत्ती को जला रहे हैं, तो मोमबत्ती में जो शेप है आग का, वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से शेप होगा, है ना, इस प्रकार से शेप होगा, इस प्रकार से लो। लेकिन अगर एलपीजी जला रहे हैं, तो वहां पे चारों तरफ से इस प्रकार से निकलेगा।
और अगर स्टोव जला रहे हैं तो वो काफी एकदम नुकीला, एकदम धार निकलेगा। ठीक है, तो अलग सेम इस्तेमाल, मतलब सेम चीज में, मतलब कि फ्लेम का शेप अलग अलग। और हम तो ये तो जाने कि फ्लेम का कलर जो है कम्बस्टिबल सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, दैट्स ओके। बट शेप किस बात पर निर्भर करता है? तो शेप जो है फ्लेम का इस बात पर निर्भर करता है कि वो फ्लेम कहाँ से निकल रहा है, यानी उसका बर्नर कैसा है। अगर उसका बर्नर एलपीजी गैस सिलेंडर, एलपीजी जो गैस जलाने वाला है उसके जैसा है, तो उसका शेप कुछ ऐसा होगा। अगर स्टोव में आप जला रहे हैं तो उसका शेप नुकीला होगा। अगर मोमबत्ती है तो उसका शेप ऐसा होगा। लालटेन है, मतलब कि जो लैंप होता है उसका है, तो उसका शेप जो है इस प्रकार से होगा, है ना, इस प्रकार से होगा। ठीक है। अगर ढिबरी है, जो कि गांव इलाका में जो है शीशा में करके लाइट जलाने का काम करते हैं, तो उसका एक अपना अलग शेप होगा। तो ये सारा चीज इस बात पर निर्भर करता है कि बर्नर का शेप कैसा है। यानी बर्नर का शेप जैसा होगा वैसा ही फ्लेम का शेप होगा। और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस का जैसा नेचर होगा, क्वालिटी होगा, वैसा ही फ्लेम का कलर होगा, है ना। तो चलिए, अब हमको जानना है कि फ्लेम का दो पार्ट होता है ना। फ्लेम का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है जिस पार्ट को हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस नाम का ही, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि लाइट चैप्टर में पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपना लाइट होता है, यानी जो अपना लाइट इमिट करे, जैसे सूर्य भगवान हो गया, है ना, जैसे बल्ब हो गया। इसमें कुछ आर्टिफिशियल होता है, कुछ नेचुरल होता है। नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में सूर्य भगवान हो गया। आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या? बल्ब हो गया, है ना। नॉन ल्यूमिनस में हम जानते थे कि वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट ना हो। जैसे नेचुरल में मून हो गया, नेचुरल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में मून हो गया। और नेचुरल नॉन ल्यूमिनस, सॉरी, आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में हमारा बुक हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ना, ये सब भी लाइट नहीं निकाल रहा है ना। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, चांद भी अपना लाइट नहीं निकाल रहा है ना, लेकिन ये नेचुरल हो गया। तो ये दोनों नॉन लुमिनस है। अंतर यही है कि चांद नेचुरल नॉन लुमिनस है, और कॉपी किताब आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस है ना। तो सवाल ये है कि भाई चांद के पास फिर चांद हमको दिखाई कैसे देता, चमकीला इतना कैसे लगता, चंदा मामा इतना चमकता क्यों हो? तो इसके पीछे का कारण यह है कि जो चांद है, जो चंदा मामा है, उसके ऊपर सूर्य भगवान का लाइट पड़ता है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर आता है, मतलब हमारे आंखों में रीच करता है ना। तो बेसिकली चंदा मामा का अपना लाइट नहीं है, बल्कि वो लाइट सूर्य भगवान का, यानी चांद अपना लाइट खुद नहीं निकाल रहा है। दैट्स वाई चांद को हम ल्यूमिनस ना कह के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी ल्यूमिनस का मतलब यही हुआ। ल्यूमिनस फ्लेम कहने का मतलब है फ्लेम का वो पार्ट जो कि काफी ब्राइट हो जाए, जो कि काफी लाइट दे, जो कि क्या है, येलो फ्लेम, है ना। यानी ल्यूमिनस फ्लेम में आप देखते होंगे जैसे मोमबत्ती जलता होगा, तो जो पीला वाला कलर होता है वो काफी ज्यादा लाइट देता है, काफी ज्यादा दिखाई देता है ना। तो ऐसे पार्ट ऑफ फ्लेम को हम ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। और ये जो ल्यूमिनस फ्लेम है, ये येलो कलर्ड होता है, या येलो फ्लेम होता है। और यहाँ पे जो दूसरा फ्लेम हो गया, ये हुआ नॉन लिमिनस फ्लेम। नॉन लिमिनस नाम से ही लग रहा है कि जो नॉन लिमिनस है, यानी जो लाइट कम निकाले या ना निकाले, है ना, कम निकाले, है ना। तो इसमें जो फ्लेम होता है, इसमें जो फ्लेम का जोन होता है वो ब्लू कलर होता है, या ब्लू जोन होता है, या ब्लू फ्लेम इसको कहते हैं, है ना। जैसे मोमबत्ती जलता है या एलपीजी ही मम्मी जलाती होगी, तो वहां पे देखते होंगे कि कुछ येलो फ्लेम होता है, कुछ ब्लू फ्लेम होता है। ठीक है। तो जो येलो फ्लेम है, जैसे मोमबत्ती में, वो काफी बढ़िया से दिखाई देगा, है ना। तो चूंकि वो बढ़िया से दिखाई दे रहा है, काफी ब्राइट है, दैट्स वाई उसको हम लुमिनस फ्लेम कहते हैं, है ना। और चूंकि ब्लू फ्लेम बढ़िया से दिखाई नहीं देता है, उतना नहीं हमको पता चलता, दैट्स वाई नॉन लुमिनस फ्लेम कहते हैं, है ना। ये जो नॉन लुमिनस फ्लेम है, यानी ब्लू वाला जो फ्लेम है, ये बेसिकली आपका कंप्लीट कंबशन होने की वजह से फॉर्म होता है। और ये जो येलो, जो कि काफी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इनकम्प्लीट कंबशन के होने की वजह से फॉर्म होता है। यानी कि ये जो फ्लेम है, ये दो प्रकार का, पहला ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो जो काफी ज्यादा लाइट निकाले, जो कि क्या है, येलो फ्लेम, है ना, येलो जोन, है ना, येलो फ्लेम, जो भी कहना कह ले, ये हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होगा। और वही नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि जो लाइट कम निकाले, उसमें ब्लू जोन आता है या ब्लू फ्लेम आता है ना। और ये हमेशा कंप्लीट कंबशन होने की वजह से होता है। तो जो भी चीज चमकीला दिखे, उस पे हमको ये नहीं चल जाना है कि वो चमकीला दिख रहा है, ज्यादा लाइट निकाल रहा है, मतलब कि वहां पे ज्यादा कंबशन हो रहा है, ऐसा नहीं।
जो कम चमकीला दिख रहा है, जो कम लाइट निकाल रहा है, इसका मतलब है कि वो लाइट की जगह ज्यादा हीट निकाल रहा है। और पहले भी हम कह चुके हैं कि हीट का कनेक्शन कंबसन से ज्यादा है ना। यानी अगर कोई चीज कम लाइट निकाल रहा है, दैट मीन्स टू से दैट कि उसके जगह वो ज्यादा हीट निकाल रहा है। और अगर ज्यादा हीट निकाल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि वो ज्यादा कंबशन कर रहा है। वही अगर कोई चीज ज्यादा लाइट निकाल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि वो कम हीट निकाल रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा हीट लाइट निकाल दिया तो एक एनर्जी अगर हम लगा दिए, ज्यादा निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है दूसरा एनर्जी ऑटोमेटिकली कम जाएगा। तो अगर कोई चीज ज्यादा लाइट निकाल रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात है वो कम हीट निकालेगा। और अगर वो कम हीट निकालेगा, यानी कहने का मतलब है कि उसका कम्बशन कम हो रहा है, यानी इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है। ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज बढ़ने लगेगा और बाकी चीज घटने लगेगा। जैसे अगर आप पढ़ाई लिखाई में फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल का इस्तेमाल ये सब कम जाएगा, खेल कूद कम जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप खेल कूद और मोबाइल में फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली खेल कूद और मोबाइल बढ़ जाएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई कम जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा है तो कंबशन कंप्लीट होगा, कंबशन कंप्लीट होगा तो हीट ज्यादा निकलेगा, हीट ज्यादा निकलेगा तो लाइट कम प्रोड्यूस होगा, और लाइट कम प्रोड्यूस होगा तो ब्लू फ्लेम का फॉर्मेशन। अगर आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस काफी कम है तो इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो हीट कम निकलेगा, हीट कम निकलेगा यानी कहने का मतलब है दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी ज्यादा निकलेगा। यानी पढ़ाई लिखाई कम हो रहा है तो मोबाइल ज्यादा चलाएंगे, है ना, तो लाइट ज्यादा निकलेगा। और अगर ज्यादा लाइट निकलेगा तो येलो फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। यही कारण है कि कंप्लीट कम्बशन में ब्लू फ्लेम का फॉर्मेशन होता है, और इनकम्प्लीट कम्बशन में इनकम्प्लीट कम्बशन में है ना, इनकम्प्लीट कम्बशन में यानी इनकम्प्लीट कम्बशन में येलो फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी कहाँ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।